प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करेंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है। यह भी प्रथम प्रश्न पत्र की भांति हमारे लिए उतना ही उपयोगी है, क्योंकि यह भी 100 अंक का ही प्रश्न पत्र आता है। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। इसमें है कथा साहित्य, यानी हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अंतर्गत कथा साहित्य को रखा गया है। कथा साहित्य में हम सर्वप्रथम देखते हैं कहानियाँ, कि किन किन कहानीकारों की कहानियों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। प्रथम कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी कहानी पाठ्यक्रम में है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार हैं, जो कि 3 कहानियाँ लिखकर साहित्य जगत में एवं श्रेष्ठ कहानीकारों में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 3 महत्वपूर्ण कहानियों की रचना की, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था यह हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। आगे हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब। यशपाल की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी पर्दा। फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट। उषा प्रियमवदा वापसी। रांगे राघव की गदल। विजयदान देथा उजाले के मुसाहिब। इस प्रकार से जो है इतनी कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, लेकिन इन कहानियों के संबंध में संक्षिप्त में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देना चाहूँगी कि जितने भी कहानीकार हैं, निसंदेह रूप से सभी की कहानियाँ एक अलग अलग रूप में हमारे समक्ष आती हैं। अब सभी कहानीकारों की कहानियाँ अलग किस प्रकार से हो जाती हैं या अलग किस प्रकार से हैं, इसको समझना पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कहानीकार जैसा अपने जीवन में जीता है, भोगता है, जैसे परिवेश में वह जीवन यापन करता हुआ कदम दर कदम आगे बढ़ता जाता है, तो उसने अपने जीवन में जो अनुभव संचित किए हैं वह उन्हीं को ही अपनी कहानियों में प्रस्तुत करता है। अब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक कहानीकार का जन्म अलग अलग स्थान पर हुआ, अलग अलग वातावरण इनको प्राप्त हुआ, इनके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं भी अलग अलग हैं, इसलिए इनकी समस्याएं भी अलग अलग हैं, जो कहानी के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। इनमें सभी का अगर अलगाव देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद हैं, उदाहरण के तौर पर वो ऐतिहासिक कहानियों की रचना करते हैं। उनकी सभी कहानियाँ जो है ऐतिहासिक धरातल पर हैं। जैनेन्द्र जो हैं वो मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। यशपाल सामाजिक कहानियाँ लिखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु
आंचलिक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उषा प्रियंवदा ये जो हैं वो स्त्री समस्याओं को लेकर के अपनी कहानियों की रचनाएं करती हैं। तो हमने देखा कि सभी कहानियों की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, कहानी लिखने का ढंग अलग है, कहानी की कथा वस्तु अलग है, वातावरण अलग है, संवाद भी अलग हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कहानीकार की कहानी अपने आप में एक नया रूप लेकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। इसलिए हमारे लिए प्रत्येक कहानीकार एक नए रूप में ही उभर कर हमारे समक्ष आता है और हमारी जिज्ञासा इसीलिए यह बनी रहती है कि जयशंकर प्रसाद ने आखिर कहानियाँ किस प्रकार की लिखी या जैनेंद्र ने कहानियाँ किस प्रकार की लिखी। तो ये मैंने आपको कहानियों का बहुत ही संक्षिप्त सा जो है विवरण प्रस्तुत कर दिया है कि सभी कहानियाँ इस प्रकार से जो है लेखक के अनुसार या कहानीकार के अनुसार जो है वो बदल जाती हैं और अलग अलग अपनी पहचान रखती हैं। आगे हम यदि पाठ्यक्रम को देखते हैं, 2 नंबर पर है उपन्यास। कहानियों के साथ साथ पाठ्यक्रम में उपन्यास को भी रखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में चयनित करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वह है मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास। मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को उद्घाटित करता है। यह एक राजनैतिक प्रसिद्ध उपन्यास है। 3 नंबर के बिंदु को यदि हम देखते हैं तो दिया हुआ है हिंदी कहानी, परिभाषा, तत्व, प्रकार, उद्भव एवं विकास। यदि कहानियाँ और उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं तो निसंदेह रूप से जब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है तो उसमें हिंदी कहानी का विकास भी आएगा ही, क्योंकि कहानियाँ कई एक हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। कहानी का यदि हम विस्तृत देखें तो उसकी परिभाषाएं कि अलग अलग विद्वानों ने कहानी की परिभाषाएं किस प्रकार से प्रस्तुत की हैं, किस विद्वान के द्वारा कहानी को किस रूप में देखा गया है। साथ साथ दूसरे नंबर पर आता है तत्व। तत्व जो है वो कहानी या उपन्यास के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि बिना तत्वों के जो है किसी भी कहानी की हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक उसका ढांचा है। तत्वों में जैसे कथा वस्तु, देशकाल वातावरण, पात्र योजना, चरित्र चित्रण, उद्देश्य, भाषा शैली, ये सभी क्या हैं? कहानी और उपन्यास के तत्व हैं। इन तत्वों के आधार पर ही किसी भी हम कहानी की रचना करके कहानी को कहानी का रूप जो है हम दे करके प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यह इसलिए भी उपयोगी है कि हमारा जब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है तो वहाँ पर एक प्रश्न सीधे सीधे भी आता है कि आप कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो अभी अभी मैंने जिन तत्वों की चर्चा की वो तत्व आपको विस्तृत रूप से दर्शाने होते हैं। यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि जो कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं उस कहानी के आधार पर भी तात्विक विवेचना पूछी जाती है। उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद की पाठ्यक्रम में रखी गई पुरस्कार कहानी के आधार पर आप तात्विक विवेचना कीजिए। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो तत्व मैंने अभी आपको स्पष्ट किए थे, कथा वस्तु, देशकाल वातावरण, चरित्र चित्रण, पात्र योजना, लेकिन ये सभी तत्व पुरस्कार कहानी में किस प्रकार से आते हैं
आप इस बात को स्पष्ट करेंगे, यानी उदाहरण आप उस कहानी से जोड़ करके स्पष्ट करेंगे, जब ही आपका प्रश्न जो है पूर्ण माना जाएगा कि वह पुरस्कार कहानी के आधार पर आपने तात्विक विवेचना की है। सिर्फ पुरस्कार कहानी ही नहीं, पाठ्यक्रम में रखी गई किसी भी कहानी के आधार पर आपसे तात्विक विवेचना पूछी जाएगी कि उस कहानी की भाषा शैली कैसी है, उसके संवाद कैसे हैं। आपको इस आधार पर इस प्रश्न को जो है वहाँ पर स्पष्ट करना होता है। प्रकार, कहानी किस प्रकार की है, सामाजिक है, राजनैतिक है, मनोवैज्ञानिक है। जैसे मैंने अभी अभी स्पष्ट किया था कि सभी कहानीकार अलग अलग कहानियाँ लिखते हैं, तो वो यही प्रश्न है कि कहानियाँ किस किस प्रकार से जो है या कितने प्रकार की हैं। तो यहाँ पर प्रकार से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहानी का जन्म कहाँ से हुआ, फिर वह किस प्रकार से विकसित हुई, किस समय में उसका विकास किस तरीके से हुआ, और आज वह हमारे समक्ष जिस रूप में कहानी आती है वह विकसित होती होती किस रूप में जो है कितनी परिवर्तित होकर के जो है आज वह नई कहानी के रूप में जो है हमारे समक्ष आती है। तो आज की कहानी को हम देखते हैं तो कहानी के उद्भव और विकास से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि आज के अतिरिक्त पूर्व में लिखी गई जो कहानियाँ थीं वो आज की कहानियों से किस प्रकार से अलग थीं, या पूर्व की कहानियों से आज की कहानी किस रूप से अधिक मात्रा में जो है विकसित होकर के हमको एक नया जीवन या नई चेतना या नया मार्गदर्शन करने में सफलता हासिल करती है या नहीं, यह हम उद्भव एवं विकास के आधार पर ही इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो चौथा बिंदु है वह हिंदी उपन्यास की परिभाषा, तत्व, प्रकार, उद्भव एवं विकास। यह ठीक 3 नंबर के बिंदु के तरह से ही इसको स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ पर कहानियों में पूछी गई है और वही चीज़ें सभी की सभी उपन्यास के आधार पर हमको स्पष्ट करनी है। यदि परिभाषाएं और तत्व के आधार पर यदि हम देखें तो तत्व वहाँ पर हम कहानी के आधार पर स्पष्ट करते हैं, तो उपन्यास से यदि पूछा जाता है तो हमारे पाठ्यक्रम के मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास के आधार पर हम तात्विक विवेचना वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही बिंदु हमारे लिए समझने अति आवश्यक हैं और दोनों से ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में कहानियाँ भी रखी गई हैं और उपन्यास भी रखे गए हैं। इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इनमें से किसी एक बिंदु को छोड़ दें, कि कहानी को छोड़ देते हैं या उपन्यास को। प्रश्न आपके दोनों से ही आएंगे, क्योंकि दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अब देखते हैं आगे अंक विभाजन। अंक विभाजन में देखें कि 2 व्याख्याएं कहानियों से आएंगी और 2 व्याख्याएं उपन्यास से आएंगी। तो जितनी भी पाठ्यक्रम में कहानियाँ रखी गई हैं उन सारी कहानियों से मिलकर के प्रश्न पत्र जब तैयार होगा तो 2 व्याख्याएं आएंगी, और उपन्यास महाभोज जो रखा गया है उससे भी 2 व्याख्याएं आएंगी। ये दोनों व्याख्याएं जो 7 नंबर की एक व्याख्या है और 2-2 आएंगी, तो यानी 14-14 अंक जो है दोनों ही से हमारे हो जाते हैं। कहानियों से भी 14 अंक की व्याख्या और उपन्यास से भी 14 अंक की व्याख्या, यानी एक व्याख्या 7 अंक की। इस तरह से जो है 28 अंक की हमारी जो है व्याख्याएं हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएंगी। व्याख्याएं ठीक हमको उसी प्रकार से यहाँ पर भी करनी होती हैं जैसे हम प्रथम प्रश्न पत्र में व्याख्याओं को करते हैं। वहाँ पर व्याख्याएं हमारी पद्य में होती हैं कि पद्य से जो है हम उसको गद्य में परिवर्तित करते हैं, लेकिन गद्य में जो है हम गद्य की बात को स्पष्ट करते हुए गद्य में ही उसकी व्याख्याएं करते हैं। आगे है 2 नंबर पर आलोचनात्मक प्रश्न। 2 प्रश्न कहानियों से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 10 अंक का होगा, गुणा 2 यानी 2 प्रश्न 20 अंक के होते हैं। 2 प्रश्न उपन्यास से पूछे जाएंगे। यह भी जो है कहानियों की भांति
एक प्रश्न 10 अंक का है और 2 प्रश्न जो है 20 अंक के हो जाते हैं, यानी 40 अंक के जो है हमारे बड़े प्रश्न आलोचनात्मक जो है प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएंगे। 3 नंबर का बिंदु है 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न तीसरी इकाई से। शब्द सीमा है इसकी 50 शब्द। 4 प्रश्न आएंगे, 4 गुणा 4 यानी ये 16 अंक के प्रश्न जो है हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएंगे। 4 नंबर का बिंदु है 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न चौथी इकाई से। शब्द सीमा है 50 शब्द। 4 गुणा 4 यानी ये 16 अंक के जो है प्रश्न ये हमारे प्रश्न पत्र में रखे जाएंगे और सभी व्याख्या व प्रश्नों में आंतरिक विकल्प जो है देय होगा। इस तरह से जो है हमने इस व्याख्यान में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम एवं इस पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा एवं उसका अंक विभाजन किस प्रकार से होगा, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।